नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका बीए प्रथम सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है। अगर आप राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हैं, राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इस वीडियो को आप देख करके जाएंगे, ऐसे 2-3 वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसको अगर आप देख लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन आप अलग से नहीं पूछा जाएगा। आज का जो यह वीडियो होगा उसमें मैं क्वेश्चन पेपर को डायरेक्टली सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर का पन्ना भी दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चंस पूछा गया है भाई, और इस क्वेश्चंस का आंसर ऐसे लिखना है। मैं पूरा प्रैक्टिकल के रूप में आपको समझाने वाला हूं कि क्वेश्चंस पेपर में मतलब क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उसका उत्तर लिखना कैसे चाहिए। आज की पूरी वीडियो उसी पर आधारित है, ठीक है। ऐसे ही और किस सब्जेक्ट का आपको ऐसे चाहिए वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का इस प्रकार से वीडियोस, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास भी आएगी जिसमें आपको सबको समझ में आ जाएगा। यहाँ से आपके लगभग आज के वीडियो के माध्यम से आपके अगर एक ही वीडियो देख करके परीक्षा देने जाते हैं तब भी आप मान के चलो कि आप पास हो जाओगी, ठीक है। और ऐसे 3-4 वीडियो अगर हमारे आप देख लेते हैं, हमसे लगातार पढ़ते हैं, तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। आप जब जान जाते कि ये क्वेश्चन आता है, इसको ऐसे लिखना है, इस शैली में लिखना है, तो बड़ी जबरदस्त चीजें होती हैं। पॉलिटिकल साइंस बीए प्रथम सेमेस्टर सॉल्व मॉडल पेपर है 2026-27 का ये, ठीक है। पेपर आपका ये प्रीवियस ईयर का है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है 26-27 की परीक्षाओं के लिए। अभी जो 25-26 में परीक्षा होगी उसके लिए। पेपर का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके लगभग में मैं पूरा यूनिट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरा पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आप जो कोर्स में बच्चे जुड़े उनको पता हो गया होगा, पूरा मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब भारत का संविधान आपको पढ़ाना बचा है। भारत का संविधान शुरू करेंगे जल्दी, उसको लेकर के परेशान ना हो। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। समय आपको 2 घंटे का मिलेगा बाबू। अधिकतम अंक 75 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ पेपर आपका 3 खंडों में बटा हुआ होगा, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ से अति लघु उत्तरीय, खंड बा से लघु उत्तरीय और खंड सा से दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खंड आ में 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 के 10 प्रश्न आपको करने होते हैं या 5 क्वेश्चंस करने के लिए बोलेगा। अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग निर्देश दिया जा सकता है पेपर को हल करने का। तो यहाँ पर निर्देश बस एक सामान्य निर्देश मैं बता रहा हूँ ताकि जो है आपको आइडिया लगे कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न माने क्या होता है। अति लघु उत्तरीय माने बहुत छोटे प्रश्न, इनका उत्तर आप 50 शब्दों में लिख करके खत्म कर दें, उसी को अति लघु उत्तरीय कहते हैं। लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की जो शब्द सीमा होती है अधिकतम, वो होती है 200 शब्द या 250 शब्द, अधिक हो गया 150 शब्द, ठीक है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न इतने में लिखने होते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को 400-500 शब्दों में आपको लिखना होता है। ये होता है प्रश्नों का तरीका। और लिखने वाली परीक्षा में बेसिकली इन्हीं 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और एक दूसरे टाइप का पेपर होता है ओएमआर पैटर्न पर, ठीक है, जिसपे आपका टिक लगाना होता है। 4 क्वेश्चन सही होते हैं, 4 क्वेश्चंस आपके मतलब ऑप्शन होते हैं, क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन, उनमें से एक ऑप्शन सही होता है, उसी पर आपको गोला काला करना होता है, ओएमआर सीट आपको मिलती है। बहरहाल चर्चा करते हैं सेक्शन ए यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। देखिए पेपर आपका 2022 में जो पेपर आया था आपका, वो पेपर मैंने ढूंढा आपके लिए और इसमें बहुत ज्यादा पेपर इंपॉर्टेंट है। ये पैटर्न जो है बहुत जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि ये 2024 और 25 की या फिर 23 की परीक्षाओं से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 23 के पेपर से उतना नहीं आएगा, लेकिन पुराने पेपर से मैंने देखा, पिछले 7 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि 2 साल पुराने पेपर से, 3 साल पुराने पेपर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं पेपर को ऐसे ही सॉल्व करवाऊंगा, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग ईयर के पेपर को। इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, जब ये पेपर आया था तब समय आपका 3 घंटे का था, यानी तब 3 घंटे का पेपर होता था बीए का। लेकिन अब की बार क्या किया गया, ताकि फर्स्ट सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का पेपर एक साथ करवाना है, तो इसलिए क्या हो गया, समय 2 घंटे का कर दिया गया है। तो जो समय 2 घंटे का कर दिया गया, तो क्वेश्चंस कम करने होंगे आपको, साथ ही साथ में कम शब्दों में उत्तर लिखना होगा, ठीक है। कम शब्दों में उत्तर भी लिखना होगा, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं इन चीजों के बारे में। तो सभी खंडों के उत्तर दीजिए निर्देशानुसार। सेक्शन ए यानी खंड आ की बात की जाए तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स। 50 शब्दों में बेसिकली अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को आपको देने होते हैं। मेन फोकस क्या है यहाँ पर क्वेश्चंस का, कि क्वेश्चंस कौन कौन, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ ये क्वेश्चन हमेशा आएगा 100%। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसको लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो वीडियोस को आकर के डिसलाइक मार करके लौट जाना, ठीक है। अगर आप जो है बीए में पढ़ रहे हैं प्रथम सेमेस्टर में और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है और आपके पेपर का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में जो हुआ था, जिसको अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, ये एक प्रकार से हमेशा प्रश्न परीक्षा में आता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। इसी क्रांति के दौरान या इसी एक प्रकार से आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भाई जो है करो या मरो का नारा भी आया था।
तो इस समय एक प्रकार से यही लास्ट आंदोलन आप देखते हैं बड़े स्तर पर होता है। तो इस आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना भी मैं बताऊंगा पूरा, ठीक है। इसके अलावा तो यहाँ पर चलिए अब चर्चा ही कर लेते हैं इसके बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। देखिए बेटा, भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें हम, भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट अंग्रेजी में कहते हैं, 1942 में हुआ था अगस्त के महीने में, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश शासन के विरुद्ध शुरू किया गया था। किसके विरुद्ध? ब्रिटिश शासन के खिलाफ यह आंदोलन शुरू किया गया था भारतीय जनता के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान से गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और कहा कि भाई अब यहाँ से मैं किसी को जो है रोक नहीं रहा हूं कि अहिंसा परमो धर्मा। अब उसके आगे की भी चौपाई, मतलब आगे की श्लोक भी बोल देते गांधी जी, क्या बोलते हैं? कि अहिंसा परमो धर्मा और धर्म हिंसा तथैव चा, यानी कि अगर धर्म के लिए अगर हिंसा भी करनी पड़ती है तो वह भी अच्छी मानी जाती है। आपका कछुआ, अब ये क्या हुआ कि अंग्रेज बहुत ज्यादा परेशान कर दिए। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं, तो वही चीज होता है कि तब आदमी, गांधी जी एकदम से परेशान हो गए, ऊब गए अंग्रेजों से कि अब इनके हाथे झोली फैलाने से, हाथ फैलाने से और सभी ने अवज्ञा और असहयोग आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। अब यहाँ से डायरेक्ट भारत छोड़ो आंदोलन की कूच करते हैं और ग्वालियर टैंक के मैदान से गांधी जी ने हुंकार भरी, करो या मरो का नारा देकर के अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया और इस तरीके से हमारा देश आगे चल करके आजाद होता है 1947 में। आंदोलन में रेल लाइन काटना हो गया, डाक तार व्यवस्था को बाधित करना हो गया, सरकारी इमारतों पर कब्जा करना हो गया, ये सब शामिल कर दिया गया कि भाई डाक का तार काट दो, जो बातचीत है कम्युनिकेशन सब ब्लॉक कर दो इन लोगों का, ठीक है। और इसके अलावा सरकारी इमारत जो है इन लोगों ने बनवाई उसको ध्वस्त कर दो, उस पर कब्जा कर लो, उस पर अपनी चीजें व्यवस्थित करो, ये सब चीजें शुरू हो गई। यद्यपि अंग्रेजों ने नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, यानी कि गांधी जी के साथ जो नेता थे, बड़े बड़े नेता, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, दमन कर दिया गया आंदोलन का। फिर भी इस आंदोलन ने आजादी की नींव मजबूत कर दी और यहाँ से आप देखते हैं अंग्रेजों को लग गया कि अब भारत में रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि अब भारतीय जनता एकदम से जाग चुकी है। यह आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक अध्याय साबित हुआ, ठीक है। और इस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो एक प्रकार से एक आजादी का बिगुल फूंक देता है, आजादी का बीज बो देता है। तो बेटा इसी तरीके से क्वेश्चन सब आगे की क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 1935 के भारत शासन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। अगला तीसरा प्रश्न, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में जो दिया है, ये सब आपसे पूछा गया तमाम क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चंस का उत्तर मैं अभी बताने का प्रयास करूंगा। सभी प्रश्न का उत्तर मैंने रखा हुआ है, सब प्रश्न का उत्तर मैंने, जैसे सभी ने इसका भारत छोड़ो आंदोलन का बताया, ऐसे पूरा मैंने एकदम से बढ़िया से नोट्स तैयार कर लिया है। यह पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ऐसे 2-3-4 पेपर की पीडीएफ, ऐसे मॉडल पेपर जो मैंने बनाऊंगा, मॉडल पेपर बनाऊंगा, ऐसे तमाम प्रकार की चीजें जो आएंगी उन सभी का पीडीएफ आपके पास मिलेगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे और सब कुछ विस्तार से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। एसएमएस कीजिएगा बेटा, एसएमएस करेंगे 9161936062। हमारे कोर्स से जुड़ने के लिए हमारे पीडीएफ नोट्स जो इंपॉर्टेंट तरीके से आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाए गए हैं, हर एक चैप्टर के पीडीएफ नोट्स के लिए, ठीक है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साल फॉर्म में सब जो है आपको मिल जाएगा। ये सब लिख करके भेज दीजिएगा, क्या क्या, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपना नाम, अपने सब्जेक्ट से नेम लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस रखी गई है, केवल एक सब्जेक्ट के इस नोट्स और जो है क्लास, लाइव क्लास की नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का कोर्स आपको, यानी कि 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट। को करिकुलर में आपको जो मिलेगा ये ऑब्जेक्टिव ही होता है, सभी विश्वविद्यालय में को करिकुलर का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, तो पूरा विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लगभग में जो है 5 से 6 या 10 प्रैक्टिस मैं तैयार करूंगा ऑब्जेक्टिव के, तो वो आपका हो जाएगा ह्यूमन वैल्यूज का पूरा, तो कहीं पर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए बाकी मेजर माइनर का तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा ही, को करिकुलर का भी पूरा पढ़ाऊंगा। इसमें आपको करना क्या है, जैसे ही आप इतना एसएमएस करेंगे हमारे व्हाट्सएप पर इस नंबर पर, तुरंत आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, यानी क्यूआर कोड। इसी क्यूआर कोड पर मात्र और मात्र 100 रुपए फीस आपको जमा कर देनी है। कितनी फीस बेटा? केवल 100 रुपए फीस आपको जमा करनी है। जैसे ही इस पर आप जो है 100 रुपए फीस जमा करेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। वहां पर आपको क्या मिलेगा, लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, पीडीएफ नोट्स मिलेंगी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पीडीएफ नोट्स जो होगा उसमें क्वेश्चंस और आंसर दोनों होंगे, विथ आंसर क्वेश्चन पेपर, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साल फॉर्म में मिलेंगे।
जैसे ये क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो इसका आपका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप चीज़ों को जब पढ़ लेंगे, जान लेंगे तो आपका बड़ा फ़ायदा होगा। आप परीक्षा में टॉप कर पाएँगे, आप अपनी यूनिवर्सिटी को टॉप कर पाएँगे, आप बहुत आगे तक जा पाएँगे जब इस तरीके का अध्ययन आप करेंगे, ठीक है? ये सब आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र ₹100 फीस में, केवल और केवल ₹100 फीस में आपको सब कुछ मिलने वाला है बेटा। जिन बच्चों को जुड़ना है वो सभी लोग तुरंत, वैसे सभी को जुड़ जाना चाहिए। इतनी सस्ती फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। आपको कहीं पर भटकना नहीं है, कुछ करना नहीं, सीरीज़ किताब खरीदनी नहीं है, सब कुछ आपको यहीं से हो जाना है, ये बात ध्यान रखेंगे। और जिन बच्चों का जैसे कि किसी-किसी बच्चों का जो पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट है, जैसे अधिकतर बिहार के बच्चे हैं या फिर और जो बच्चे हमारे क्या नाम है डीडीयू यूनिवर्सिटी के हैं, तो या राजस्थान में पॉलिटिकल थ्योरी या अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी आपको पढ़ना होता है बीए प्रथम सेमेस्टर में। तो उसके लिए मैं सेकंड सेमेस्टर में इन चीज़ों को पढ़ा दिया हूँ, तो सेकंड वाला नोट्स आपको मिल जाएगा, सेकंड सेमेस्टर वाला। और फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैं इसका मॉडल पेपर बनाऊँगा पॉलिटिकल थ्योरी वाला भी, तो उसका भी आपको मिल जाएगा। तो परेशान बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। सब कुछ पूरी व्यवस्था के साथ मिलेगा, तुरंत एसएमएस कीजिए। हाँ, और ध्यान रखिए अगर आप नहीं चलाते हैं ऑनलाइन माध्यम, गूगल पे, फ़ोन पे या कुछ भी नहीं चलाते हैं, तो आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, तब भी आपको जोड़ दिया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिए। यानी किसी दूसरे से आप पेमेंट करवा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ आपको जोड़ दिया जाएगा, सब कुछ आपको वैसा ही मिलेगा, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर हम चर्चा करेंगे, ठीक है? मौलिक कर्तव्य किसे कहते हैं? फंडामेंटल ड्यूटी, जिसको रसिया के संविधान से लिया गया है, अपने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 के का में संकलित है। पूरा डिटेल से भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत कहाँ-कहाँ से भारतीय संविधान में क्या-क्या लिया गया है, जैसे कि आयरलैंड से नीति निर्देशित सिद्धांतों को, ठीक है? जैसे अमेरिका से मौलिक अधिकारों को, रसिया से मौलिक कर्तव्यों को, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को, ये सब चीज़ें आपको समझनी है। नागरिकता कितने प्रकार से होती है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है, ठीक है? 19 से 22 तक का जो अनुच्छेद है उसमें, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 कहता है, ठीक है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद, ये सब 356, 350, 352, 356, 360 3 शक्तियाँ जो राष्ट्रपति को मिलती हैं, सब मैं बताऊँगा। निर्वाचन आयोग की भूमिका पूरा मैं डिटेल से आपको बताने वाला हूँ, आइए चर्चा करते हैं, ठीक है? तो आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? 1935 का भारत शासन अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में आपको लिखना है। देखिए, 1935 का अधिनियम जो आया, ये बहुत बड़ा अधिनियम था। इसमें बहुत, चूँकि भारतीय संविधान में 1935 के अधिनियम से बहुत सारे अनुच्छेदों को हूबहू ग्रहण कर लिया गया है। उसमें या तो थोड़ा बदलाव करके या फिर थोड़ा-सा बस उसमें चेंजमेंट करके सारी चीज़ें ग्रहण कर ली गई हैं। यह ब्रिटिश शासन के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत कानून था 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसकी क्या विशेषताएँ थी? विशेषताएँ ये थी बेटा, पहली विशेषता लिखिए, प्रांतीय स्वायत्तता यानी कि प्रोविंशियल जो है ऑटोनॉमी इसमें दी गई। संघीय संरचना यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर का निर्माण, इसका प्रस्ताव भी आया। द्विसदनीय विधानमंडल का जो है एक प्रकार से गठन किया गया। 2 सदन होंगे विधानमंडल में, ठीक है? जैसे कि अपने यहाँ पर क्या है, लोकसभा, राज्यसभा है, ऐसे ही 2 मंडल होंगे, ठीक है? इसके अलावा संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट होगा और रिजर्व बैंक की स्थापना हो जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा गवर्नर जनरल के हाथों में आपातकालीन शक्तियाँ जो है शामिल हो जाती हैं। तो ये तमाम प्रकार के प्रावधान जो है 1935 के अधिनियम में ये चीज़ें करी गई। प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय संरचना का प्रस्ताव, द्विसदनीय विधानमंडल, संघीय न्यायालय का और रिजर्व बैंक की स्थापना, गवर्नर जनरल के हाथों में आपातकालीन शक्तियाँ, ये सब जो है इसमें हुआ। यह अधिनियम भारत को वास्तविक स्वतंत्रता नहीं दे सका, परंतु संवैधानिक विकास की आधारशिला ज़रूर बना। आप देखते हैं आगे चल कर के जो हमारा संविधान है, उस संविधान में तमाम चीज़ें जो हैं, यहीं से ग्रहण कर ली गई 1935 के अधिनियम से। लगभग में 100 से अधिक अनुच्छेदों को या तो उसमें कुछ चेंजमेंट किया गया थोड़ा बहुत, या फिर उसको वैसे हूबहू ग्रहण कर लिया गया है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। तो इस तरीके से ये भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में मैंने आपको बताया। जो आप छोटे क्वेश्चन है तो उसी हिसाब से आंसर लिखा गया आपके लिए। तीसरा प्रश्न, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान का एक मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। भारतीय संविधान के भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। इसको भाग 3 के नाम से जानते हैं, ठीक है? भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, इसी को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें क्या है, इसमें मौलिक अधिकारों का मेंशन है। पहले जो है संविधान में 7 मौलिक मतलब अधिकार थे, अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का जो अधिकार था बेटा उसको कम कर दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार मिल गया है। ये एक वैधानिक अधिकार नहीं है, मतलब संवैधानिक अधिकार नहीं है ये, मतलब ये मौलिक अधिकार नहीं है आपका, संवैधानिक या कानूनी अधिकार हो चुका है। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। संपत्ति पर अब आपका पूरा हक नहीं होता है। सरकार के रास्ते में अगर आपकी संपत्ति आती है तो सरकार आपको मुआवजा देकर के कोई काम कर सकती है, ठीक है? तो संविधान के अनुच्छेद 32
जो कि 12 से 35 तक अनुच्छेद मतलब मौलिक अधिकार हैं, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करी गई है। नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि यदि उनके मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है या उल्लंघन सरकार करती है उनके मौलिक अधिकारों का, तो ये सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, या फिर वो उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वो सरकार के खिलाफ भी केस कर सकते हैं अगर सरकार उसके जो है चीजों को नष्ट करती है। इस अधिकार के अंतर्गत न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन-कौन सी रिट है? ये रिट आपसे पूछा था ऑब्जेक्टिव में मतलब कि जो है अति लघु उत्तरीय में छोटे-छोटे क्वेश्चंस के रूप में कि बंदी प्रत्यक्षीकरण किसे कहते हैं? या बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? अंग्रेजी में इसको हेबियस कॉर्पस कहते हैं। ये केस बहुत सुनने को मिला है। जैसे मान लेते हैं आपको पुलिस बंद कर दे थाने में, कोई आपने झगड़ा लड़ाई किया और आपको पुलिस थाने में बंद कर दे, ठीक है? अब आप थाने में बंद हो, तो पुलिस का यह कर्तव्य क्या होता है? अगर आपका मौलिक अधिकार कहता है कि अगर आपको पुलिस बंद करती है, थाने ले जाती है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आप हमको क्यों थाने ले जा रहे हो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपको थाने भी ले भी गई है, तो पुलिस का यह कर्तव्य है कि आपको 24 घंटे के अंदर आने-जाने के समय को छोड़ करके 24 घंटे के अंदर वह न्यायालय में पेश करे। न्यायालय मतलब कि किसी भी कोर्ट में जो नज़दीकी कोर्ट है, वहाँ पर पेश करे, आपका मुकदमा सुना जाए, आपके मुद्दे पर बहस हो और आपको निर्णय मिल जाए, आपको बाइज्जत बरी हो या फिर आपको सजा हो। यानी कि थाने में रखने का कितना अधिकार है? बस केवल 24 घंटे तक, एक प्रकार से 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना पड़ता है, 12 घंटे रख सकते हैं, मतलब कि 24 घंटे तक उसके ऊपर नहीं रख सकते। अगर 24 घंटे से ऊपर आपको थाने में बंद कर लिया गया है, तो आप उस जो है थाने के खिलाफ या जिसने आपको बंद किया, जिस जो पुलिस अधिकारी ने, उसके खिलाफ आप जो है सुप्रीम कोर्ट में केस भी कर सकते हैं, हाई कोर्ट में केस भी कर सकते हैं, इन्होंने हमको बंद कर रखा है। आपको वकील करने का, आप थाने में बंद हैं, आपको अपने वकील करने का भी अधिकार है। आपको थाने बंद कर लिया गया तो आप अपना वकील कर सकते हैं। आप पुलिस से कह सकते हैं कि मुझे मेरे वकील से बात करवाइए। आप वकील, तो वकील भी आपको मिलेगा, आपका वकील, ठीक है? तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो अगर कोई थाने में आते, पुलिस, बहुत सारे पुलिस कभी-कभी क्या होते हैं, थाने में उठा के बंद कर दिए और खूब मार के बस आदमी मर सोटे सोटा, ठीक है? और आपसे बुलवा लिया कि भाई जो है बताओ कि तुमने ही अपराध किया है। कभी-कभी ऐसा हो जाता है या होता होगा, आप देखे होंगे। मूवी वगैरह में देखे नहीं है, तो ऐसे ही मान लेते पुलिस उठा के बंद कर दिया या अपना पुराना गुस्सा निकालने के लिए बंद कर दे थाने में, 2 दिन थाने में बंद करे रहे। तो ये पुलिस, अगर पुलिस तो क्या करेगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण जब करे, जब आपका वकील जो है पीआईएल करेगा, उसको फाइल करेगा जाकर के न्यायालय में, न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे, वो कहेंगे उस अधिकारी से, पुलिस अधिकारी से कि आप बंदी को प्रत्यक्ष करें हमारे समक्ष, यानी बंदी को हमारे समक्ष लेकर के आएँ। इसी को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है, ठीक है? यानी बंदी को हमारे सामने क्या किया जाए? पेश किया जाए बंदी को, ठीक है? या ऐसा नहीं कि आजकल क्या है कि वीडियो कॉल उठा करके वीडियो कॉल दिखा दे कि बंदी ये बंद है थाना साहब, ये नहीं। तो बुलाया जाएगा कोर्ट में, पुलिस भी जाएगा, आप भी जाएँगे और उसके बाद में बहस होगी। अगर वाजिब जवाब पुलिस दे पाता कि मैंने क्यों, किस वजह से इसको बंद कर रखा था, तो न्यायालय उसको कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन अगर थोड़ा-सा भी लोचा न्यायालय को लगता है कि भई इसने अपना जो है ज़बरदस्ती किया है पुलिस वाले ने, तो पुलिस वाले की एक प्रकार से खैर नहीं होती, फिर उसकी वर्दी भी जा सकती है, उसकी उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है, उसका ट्रांसफर भी किया जा सकता है, कुछ भी जो न्यायालय को लगे उचित उस समय, वो निर्णय दे सकता है। यही होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अतः मतलब इसका अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है, तो अदालत उसे तुरंत सामने पेश करने का आदेश देती है कि भाई आप उसको क्यों बंद करके रखे हो? 24 घंटे के अंदर उसको थाने में पेश क्यों नहीं किया आपने? यह नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, ठीक है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो ये हो गया। दूसरी रिट कौन-सी है? दूसरी रिट है आपका प्रत्यादेश या परमादेश कह सकते हैं इसी को। यानी कि इसका मतलब है कि जब कोई सरकारी अधिकारी अपना कर्तव्य यानी ड्यूटी नहीं निभाता है, किसी पद पर है और उस पद की गरिमा या उस पद का जो कर्तव्य है, उस पद की जो भूमिका है, उस भूमिका का निर्वहन नहीं करता है, तो अदालत क्या करती है? उसे कर्तव्य निभाने का आदेश देती है। अदालतें क्या करती हैं? जैसे मान लेते हैं कोई आपको अधिकारी कोई काम करवाने गए और कोई अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, अपने पद पर काम नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, फिर कुछ भी कर रहा है, अपने पद को सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं कि भाई ये हमारे काम या अपने मतलब अपने पद की गरिमा या अपने पद का जो एक प्रकार से जो वर्चस्व है, महत्व है, उसको नहीं समझ रहा है, अपने पद पे जो उसको काम करना चाहिए वो काम नहीं करता है। तो न्यायालय क्या करेगी? उस सरकारी अफ़सर को एक मतलब कि बताएगी कि आप अपना काम कीजिए, उसके लिए आप उसको जो है डाँटेगी, उसको जो है आदेश देगी कि आप अपना काम करिए, अपने काम से इतर कुछ मत करिए, ठीक है? इससे प्रशासन को ज़िम्मेदारी से काम करने के लिए बाध्य किया जाता है, ताकि प्रशासन अपना काम सही तरीके से करे और जो काम प्रशासन का है, वही काम प्रशासन करे, दूसरे की माँग में टाँग ना लड़ाए, दूसरे की काम में टाँग ना लड़ाए, ठीक है? तो प्रशासन को सीमित या प्रशासन को आदेश दे करके जो न्यायालय होते हैं, वो बताते हैं कि भई आपका ये दायरा है, आपका यह काम है, आप अपना काम कीजिए, अपने काम को एक प्रकार से महत्व दीजिए,
अपने पद की गरिमा को बनाए रखें, अक्षुण्ण रखें। ठीक है, ये होता है आपका परमादेश। तीसरा होता है प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिटेशन कहते हैं अंग्रेजी में इसको। इसमें होता क्या है कि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत को आदेश देता है कि वह अपनी सीमा यानी कि जो जुडिस्ट्रिक्शन है उसके उससे बाहर ना जाए। कभी कभी क्या होता है कि छोटे न्यायालय जो होते हैं कभी कभी कोई बड़े केस ले लेते हैं, ऐसे में जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो कहते हैं कि बेटा आप अभी छोटी अदालत हो, आप मतलब कि ये मतलब कि मुंह से निकल गया बेटा, आपके लिए बेटा शब्द का प्रयोग किया गया। तो उसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहती है छोटी अदालतों से कि आप जो है अभी छोटी हो या आपकी सीमा यहाँ तक है, आप इन इन मामलों को देख सकते हैं। आपका यह मामला नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी मुद्दे पर छेड़छाड़ करें। तो इसीलिए जायज यही होगा कि आप इस अपने ही सीमा के या अपने ही दायरे में रह करके काम करें। न्यायालयों को, छोटे न्यायालयों को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश मिलता है कि आप अपने दायरे में रह करके ही काम करें। ठीक है, ये होता है आपका प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिटेशन। यह न्यायिक अनुशासन बनाए रखता है ताकि जो जो अदालतें हैं वो बड़े से बड़ा निर्णय जो है बिना मतलब के जल्दी से जल्दी ना ले ले। ठीक है, अगला है चौथा है आपका अधिकार, अधिकार परीक्षा नहीं अधिकार परीक्षा कह सकते हैं इसको। ठीक है, अधिकार परीक्षा होता है, अधिकार परीक्षा जिसको आप बोल सकते हैं अंग्रेजी में। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय निचली अदालत के आदेश या निर्णय को निरस्त कर सकता है और मामला अपने पास खींच सकता है। मान लेते किसी मुद्दे पर किसी छोटी न्यायालय ने, जिला अदालत ने या लोक अदालत ने कोई निर्णय दिया हुआ है और वह निर्णय जो है सही नहीं है, तो जो उच्च कोर्ट है मतलब उच्च कोर्ट है यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वह जो छोटे न्यायालय का जो जजमेंट है उस जजमेंट को निरस्त कर सकती है कि चूंकि आपने यह जजमेंट सही तरीके से नहीं दिया है या उतना जबरदस्त तरीके से आपने इसमें बहस नहीं करवाई या मुद्दा सही तरीके से क्लियर नहीं हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अधिकार है कि वह अपने अधिकार के तहत जो छोटे न्यायालय हैं जिन्होंने कोई निर्णय दिया किसी मुद्दे पर उस निर्णय को निरस्त कर सकती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, ये होता है अधिकार परीक्षा। ये अगली रीट है। इसका उद्देश्य न्याय की त्रुटियों को सुधारना है कि मान लीजिए छोटी अदालतों में कोई त्रुटियां रह गई हो तो उससे बड़ी अदालतों में उस त्रुटि पर ध्यान रखा जाए और उसको एक प्रकार से पूरा किया जाए। और लास्ट वाला जो रिट होता है वो होता है आपका पद परीक्षा। ठीक है, यानी कि आपका क्यू वारंटो जिसको आप कह सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर पब्लिक ऑफिस पर अवैध रूप से बैठा हुआ है तो अदालत पूछती है कि तुम किस अधिकार से, बाई व्हाट अथॉरिटी इस पद पर बैठे हो, यानी आपका अधिकार कौन सा है कि इस पद पर आप बैठे हो। कोई पब्लिक प्रॉपर्टी पर किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई बैठा है या कब्जा किया हुआ है तो वो उसके लिए है। इसके द्वारा अयोग्य व्यक्ति को पद से हटाया जाता है, चाहे वो सरकारी अफसर हो या कुछ भी हो। अगर अयोग्य है, आप इस पद पर किस अधिकार से बैठे हो या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन से क्यों ऐसा कर रहे हो, तो ये एक प्रकार से अधिकार है, इसी पद परीक्षा की जाती है। इस तरीके से आपने समझा। इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, अनुच्छेद संविधान की आत्मा यानी कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को यह भरोसा दिलाता है कि अगर उनके अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय उनकी रक्षा करेगा। मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक भी आप जा सकते हैं। ये एक प्रकार से अनुच्छेद 32 हमको ये बताता है। ये होगा आपका तीसरा क्वेश्चन। इतने डिटेल से मैंने समझाया। ये दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन भी बन सकता है या लघु उत्तरीय का क्वेश्चन भी बन सकता है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न नंबर 4, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर बात की जाए, अनुच्छेद 51 का फंडामेंटल ड्यूटीज को मौलिक कर्तव्य कहते हैं। ऐसे भारतीय संविधान आपको अगर मौलिक अधिकार देता है कि आप सरकार के खिलाफ केस भी कर सकते हैं, सरकार को चुनौती दे सकते हैं न्यायालय में, तो सरकार मतलब कि न्यायालय यह भी कहता है कि आप कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे सरकार को या देश को फायदा हो। जैसे कि आप तिरंगे का अपमान कभी नहीं करेंगे, ठीक है, आप तिरंगे को हमेशा सर्वोच्च रखेंगे, आप जो है कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे देश की अखंडता या देश की स्वतंत्रता इसको कोई दिक्कत हो या फिर देश की एकता में कोई बाधा उत्पन्न हो, आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। यानी कि आपको अगर आपको अधिकार दिए गए हैं तो आपसे कुछ काम भी करवाए जाएंगे। जैसे आपको आपके घर में तमाम अधिकार मिलते हैं, आपके आपको आपका कुछ उत्तरदायित्व भी है, आपका कुछ कर्म करने का तरीका भी है। ये मौलिक कर्तव्य आप माने या ना माने, ठीक है, लेकिन ये आपका मौलिक कर्तव्य है। मौलिक माने कि ये आपको मानना ही चाहिए। हर एक भारतीय नागरिक को इस पर गर्व होना चाहिए कि हमको ये मौलिक कर्तव्य मानना है। पहले 10 थे, अब 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। ठीक है, ये रूस के संविधान से ग्रहण किए गए हैं बाद में, ठीक है, पहले नहीं थे। ठीक है, तो नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ
42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। मिनी माने होता है छोटा संविधान, क्योंकि इसमें 1976 का दौर याद करिए। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस समय हो क्या रहा था बेटा, इमरजेंसी का दौर चल रहा था। इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा था। उस समय आप देखते हैं एकदम इमरजेंसी पूरी लगी हुई थी। इंदिरा गांधी जी का जो मन होता था वो कर रही थी। उस समय एकदम से फुल फॉर्म में थी। सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। उस इमरजेंसी के दौरान आप देखते हैं 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है। संविधान में मूलचूल परिवर्तन, बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। सबसे बड़ा परिवर्तन है, सबसे बड़ा संविधान संशोधन जो हुआ है आज तक पूरे इतिहास में भारतीय संविधान के, वो 42वां संविधान संशोधन ही हुआ है। इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी माने छोटा संविधान कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा संशोधन हुआ। इसी में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। फिर उसके बाद में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। फिर उसके बाद में 2002 की बात है, 86वां संविधान संशोधन होता है और उसमें एक मौलिक कर्तव्य को और जोड़ दिया गया, 11वां मौलिक कर्तव्य। उसमें कहा गया कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त जो राज्य सरकार देती है उसके लिए वो भेजेंगे। यानी हर बच्चे, माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अब एक 2002 में बढ़ गया, कौन सा संविधान, 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। एक बढ़कर के अब 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। प्रमुख कर्तव्यों की अगर बात की जाए, जैसे कि संविधान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को मानेंगे, एकता अखंडता की रक्षा करेंगे, इसके साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण करेंगे और शिक्षा देने, अपने बच्चों को शिक्षा देने का कर्तव्य भी हमारा रखा गया। ऐसे 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो इंपॉर्टेंट था, इसका सार था मैंने आपको बता दिया। ये कर्तव्य नागरिकों में अनुशासन और देशभक्ति की भावना को उत्पन्न करते हैं। साथ ही साथ में कर्तव्य और अधिकार मिल करके तब लोकतंत्र मजबूत बनाते हैं। जैसे आपको तमाम अधिकार दिए गए हैं अगर भारतीय संविधान के द्वारा, तो भारतीय संविधान यह भी चाहेगा कि आप कुछ काम भी करें, कुछ कर्तव्य भी आपका हो, कुछ उत्तरदायित्व भी आपका हो। ठीक है, अगला प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, मुख्य स्रोत, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में जो चीजें ली गई हैं वो कहाँ कहाँ से ली गई हैं, किन किन देशों से क्या क्या चीजें ली गई हैं, उनको आपको समझना है। भारतीय संविधान ने विभिन्न देशों के संविधान और परंपराओं से प्रेरणा ली है। लगभग कई सारे संविधान जो है संविधान निर्माताओं ने दुनिया के सभी जो है संविधान को पढ़ा और पढ़ने के बाद में जो जो अच्छी चीजें लगी सभी से थोड़ा थोड़ा ले लिया। इसीलिए भारतीय संविधान को उधारों का गुलदस्ता भी कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं उधारों का गुलदस्ता भारतीय संविधान है, चूंकि भारतीय संविधान का एक कोई मौलिक मतलब अपना कोई एक प्रकार से वर्चस्व नहीं है, इसमें सभी देशों के संविधान का कुछ कुछ पार्ट ज्वाइंट किया गया है। वैसे किसी एक देश के संविधान का पार्ट नहीं, बल्कि सभी देशों से कुछ कुछ चीजें ली गई हैं जो अच्छी थी। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान बनकर के तैयार होता है भारत का संविधान, और सबसे जबरदस्त संविधान भी भारत का ही संविधान है। ठीक है, तो कई सारे विद्वान अपने अपने हिसाब से अपना तर्क देते हैं, लेकिन वो तर्क बिल्कुल एक प्रकार से योग्य नहीं है उस पर डिस्कस करना। बहरहाल भारतीय संविधान की अगर बात की तो इसके मुख्य स्रोत यानी कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है। पहली बात है बेटा ब्रिटिश संविधान, यानी कि ब्रिटेन के संविधान। चूंकि ब्रिटिशर्स लोग हम पर 200 सालों तक राज करते रहे तो उनका प्रभाव हम पर ज्यादा रहा। हमने संसदीय शासन प्रणाली यानी कि लोकसभा राज्यसभा होगी, राष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा का जो प्रावधान है संसदीय शासन प्रणाली वो वहां से लिया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम इंग्लैंड से लिया हमने। कानून का शासन रूल ऑफ लॉ ये भी हमने कहाँ से लिया, वहीं से लिया है। ठीक है, ब्रिटेन से ही। अमेरिकी संविधान से हमने क्या लिया है, मौलिक अधिकारों को लिया है, यानी मौलिक अधिकार भाग 3 जो है मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स और राष्ट्रपति के पद की अवधारणा, राष्ट्रपति के पद की अवधारणा भी हमने अमेरिका के संविधान से ही ग्रहण की है। तीसरा देश है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी कहते हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक भारतीय संविधान को भाग 4 के नाम से जानते हैं। ये भाग 4 पूरा का पूरा नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत वही सिद्धांत होते हैं जो कि राज्य को यानी देश को यह बताते हैं कि जनता के लिए कब और क्या कैसे करना होता है, जनता का कल्याण कैसे किया जा सकता है। इसके लिए कुछ निर्देश, कुछ चीजें लिखी गई है संविधान में, ताकि राज्य या सरकार चाहे तो अपनी जनता को वेलफेयर करने के लिए ये काम कर सकती है। पूरी लिस्ट दी है 36 से 51 तक। अगला देश है कनाडा। कनाडा के देश से संघीय ढांचा लिया गया है, फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो कनाडा के संविधान से लिया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है। समवर्ती सूची में क्या होता है, समवर्ती सूची में ऐसे विषय को शामिल किया जाता है। 3 प्रकार की सूचियां होती हैं। पहली होती है राज्य सूची, दूसरी होती है केंद्र सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, जैसे कि योगी बाबा बनाएंगे, और केंद्र सूची पर केंद्र सरकार ने मोदी जी कानून बनाएंगे। ठीक है, और
जो समवर्ती सूची होती है उस पर योगी जी और मोदी जी दोनों जी कानून बनाएंगे, यानी कि उस पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाएगी समवर्ती सूची पर। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे विषय शामिल जैसे शिक्षा, शिक्षा पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है, राज्य सरकार भी। आप देखते होंगे कि आपके जैसे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, तमाम सारे आपके राज्य विश्वविद्यालय जैसे राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, नेहरू बरेली, रोहिलखंड, महाराजा साहेब सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, चौधरी सिंह विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी केवल दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, या इसके अलावा माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, मासा कुमारी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी। ये सारे विश्वविद्यालय जो हैं, ये कैसे विश्वविद्यालय, ये सब स्टेट यूनिवर्सिटी है, राज्य सरकारों के अंडर में आती है। इनके जो एक प्रकार से कुलपति कौन होते हैं, हमेशा राज्यपाल होते हैं, आनंदीबेन पटेल जी। और जैसे मान लेते हैं कि आपका उत्तर प्रदेश में ही और कौन विश्वविद्यालय सेंट्रल लेवल पर, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद में 2 विश्वविद्यालय हैं, वैसे और कई हैं लेकिन 2 मुख्य विश्वविद्यालय, एक प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी है प्रयागराज, और एक है मियन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, प्रयागराज यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं, यानी कि वो सरकारी वाला। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से वो चीजें हैं, तो सरकारी चीजें जो होती हैं वो सरकारी यूनिवर्सिटी, जैसे बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया। ठीक है, ऐसे तमाम पर, जेएनयू तो आपका दिल्ली में डीयू हो गया। तो ऐसे जैसे बीएचयू और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये दोनों सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। सोवियत संघ, अगले देश का संविधान क्या, सोवियत संघ। मौलिक कर्तव्य को लिया गया है सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर से। उस समय जब इसको लिया गया था तब एक प्रकार से क्या था, ये एक प्रकार से जो है 15 देशों का संगठन था। रूस जो था संगठन था, कई लोगों का संगठन था रूस। ठीक है, कई देश शामिल थे, लेकिन अब रूस बट गया, रूस अकेला पड़ गया है। बाकी कई बहुत पहले देश, तमाम देश रूस को मिलकर के शामिल थे। ऐसे ही आपका जो अमेरिका का संविधान है, अमेरिका जो है वो अकेले अमेरिका नहीं होता, यूएसए कहते हैं उसको, उसमें तमाम चीजें शामिल है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, संघीय ढांचा कनाडा से, और समवर्ती सूची मान लेते हैं आपका शिक्षा शामिल है। शिक्षा पर कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इकट्ठा कानून बना देती है मान लेते हैं। ठीक है, तो होगा क्या बेटा, होगा ये कि उसमें होगा क्या, कानून मान लेते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना देती है। तो कानून किसका मान्य होगा, केंद्र सरकार का ज्यादा पावरफुल होगा कानून। ठीक है, राज्य सरकार कानून उसी समय भंग हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये रहा आपका पूरा सिस्टम जो मैंने आपको बता दिया। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति का पद की अवधारणा, मौलिक अधिकार की बात, ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन प्रणाली और कानून का शासन, ये सब दिया गया है। इसके अतिरिक्त भी तमाम सारे और, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, भारतीय परंपराओं से पंचायत व्यवस्थाओं से तमाम सारी चीजें ली गई हैं। इस तरह संविधान एक मिश्रित लेकिन भारतीय परिस्थिति के अनुसार एक अनुकूलित ग्रंथ के रूप में तैयार हुआ है, जिसके आधार पर हमारा देश आगे बढ़ता है और चलता है। छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न क्या है बेटा, नागरिकता के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप। नागरिकता के प्रकार की अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान में नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11, देखिए भाग एक संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 4 तक भारतीय संविधान में किसका प्रावधान है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 की अगर बात की जाए, भाग 2 में क्या है, भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, किसका प्रावधान है बेटा, नागरिकता। ये अनुच्छेद कहां से कहां तक रहेगा, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। आगे चलेंगे तो भाग 3 आएगा आपका। भाग 3 में क्या शामिल है, अनुच्छेद, मौलिक कर्तव्य शामिल है। ठीक है, मौलिक अधिकार शामिल है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, ऐसे ही भाग 4 की अगर बात की जाए तो भाग 4 में क्या है बेटा, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक अनुच्छेद शामिल है। इसमें नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। ये 4 भाग आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ से खूब क्वेश्चन दबा के पूछे जाते हैं। इसके बाद में आपका अगला भाग नंबर 5, जिसमें राष्ट्रपति की अवधारणा पूरी बताई गई है। ठीक है, इस तरीके से चीजें आपको आगे चल करके मिलती रहेंगी, हम आपको बताते रहेंगे, परेशान नहीं होना है, सब कुछ आपको विस्तार से मैं बताऊंगा। तो भारतीय संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान है अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक भाग 2 में शामिल है। प्रकार की अगर बात की, नागरिकता वैसे कई प्रकार से ली जा सकती है भारत की। पहली बात तो जन्म से, बाय बर्थ, अगर आप भारत में पैदा होते तो आप भारत के नागरिक हैं। वंश से, आपके पिताजी भारत में पैदा हुए, माताजी भारत में पैदा हुए, तो भी आपके भारत के नागरिक हैं। पंजीकरण से, आप जो है पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवा करके भी भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए, उसके बाद में आपको नागरिकता मिल जाएगी। इसके अलावा प्राकृतिकरण जो होता है, नेचुरलाइजेशन, इसकी वजह से भी आपको प्राप्त हो जाएगी। यानी कि आप 10 साल तक या 5 साल 10 साल तक आप भारत में लगातार रहें, उसके बाद नागरिकता के लिए अप्लाई करें तो आपको नागरिकता मिल सकती है।
इसके अलावा क्षेत्र के समावेश से, मान लेते हैं बाई इन करप्शन ऑफ टेरिटरी, मान लेते हैं कि भारत ने किसी पर आक्रमण किया या किसी भी क्षेत्र को भारत ने अपने कब्जे में लिया, ठीक है। मान लेते हैं अभी जो है कोई भी भारत का मतलब भारत के आसपास का कोई आरी पड़ोस का हिस्सा है, उसको भारत ने अपने कब्जे में ले लिया, तो वहां पर जितने भी लोग वो उस जमीन पर रहते जिसको भारत ने अपने कब्जे में लिया, वो सभी लोग जो हैं वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से नागरिकता के तमाम सारे प्रावधान है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, प्राकृतिकरण से और क्षेत्र के समावेश से। भारत में केवल एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप है, जबकि अमेरिका में आप देखेंगे तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। जैसे भारत में आप उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं हैं, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आप अरुणाचल प्रदेश के निवासी हैं, आप दक्षिण भारत के निवासी हैं, आप तमिलनाडु के, आप केरल के, कन्नड़ के आप निवासी हैं, कर्नाटक के, लेकिन आप केवल भारत के नागरिक हैं, आप कर्नाटक के नागरिक नहीं हैं, आप उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं हो सकते। यानी भारत में केवल एक ही नागरिकता है, आप जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं हो सकते, आप भारत के नागरिक हो, जम्मू कश्मीर के आप निवासी हो सकते हो, ठीक है। तात्पर्य है कहने का कि भारत में केवल एक ही नागरिकता है, भारत में संघ पावरफुल है, भारत में संघात्मक शासन भी है, लेकिन एकात्मकता के लक्षण आपको दिखता है। यानी भारत में भारत राज्यों का संघ है, पहले अनुच्छेद में यही बात लिखी है, पहला अनुच्छेद भारतीय संविधान का क्या लिखता है, भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन भारत राज्यों का संघ है, लेकिन भारत में राज्यों के संघ होने के नाते साथ ही साथ भारत में एकात्मक संविधान के लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं। यानी भारत में आप देखेंगे कि केंद्र ज्यादा पावरफुल है, राज्य उतने पावरफुल नहीं है। क्यों नहीं है उसका भी कारण है, क्योंकि राज्य कभी अलग ना हो जाए, क्योंकि जिस समय भारत का संविधान बन रहा था उस समय तमाम सारे जो राज्य थे इधर उधर भटक रहे थे, ताकि वो लोग भटक ना पाए इसलिए व्यवस्था की गई, ठीक है। भारत में शामिल कोई राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता कभी भी, कोई दूसरा देश मतलब कोई दूसरा राज्य भारत में शामिल हो सकता है, कोई दूसरी टेरिटरी, कोई स्थान शामिल हो सकता है, लेकिन अगर अगर पाकिस्तान चाहे तो भारत में शामिल हो जाए, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान वाले चाहें कि जम्मू कश्मीर भारत मतलब जम्मू कश्मीर वाले चाहें कि हम पाकिस्तान में हो जाएं तो नहीं होगा, या कोई भी राज्य चाहे कि हमको अलग राज्य में हमको अलग देश मिल जाए तो ये नहीं हो पाएगा, भारतीय संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। भारत में केवल एक ही नागरिकता है, जबकि अमेरिका में आप देखेंगे दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में क्या है, जैसे मान लेते हैं आप कैलिफोर्निया में पैदा हुए तो आप कैलिफोर्निया के भी नागरिक होंगे और आप अमेरिका के भी नागरिक होंगे, आपको वहां पर राज्य की नागरिकता यानी स्टेट की नागरिकता और कंट्री यानी देश की नागरिकता दोनों आपको मिलती है। भारत में केवल देश की नागरिकता है, जो है स्टेट की नागरिकता नहीं है। एकल नागरिकता राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करती है और लोग संभाव से रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 7वां नंबर प्रश्न है स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार की अगर बात की जाए बाबू तो अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के बात करी गई है, ठीक है। अनुच्छेद 19 ही अकेले 4-5 प्रकार की स्वतंत्रता देता है, यानी कहीं पर आप बच सकते हो, कहीं पर आप जो है सभा सोसाइटी कर सकते हो, कहीं पर आप जो है अपना संगठन बना सकते हो कोई, ठीक है। बिना शस्त्र अस्त्र के आप सभाएं कर सकते हो, आप भारत के किसी कोने में जाकर के आप रह सकते हो, भारत के किसी कोने में जाकर के आप व्यापार कर सकते हो, अपना वो स्थापित व्यापार स्थापित कर सकते हो। ये चीज छूट प्रावधान थी। पहले क्या था, जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं, जम्मू कश्मीर में आप जमीन नहीं खरीद सकते थे, अब क्या आप जम्मू कश्मीर में भी जमीन खरीद सकते हो, वहां पर भी अपना धंधा खोल सकते हो, बच सकते हो, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 से 22 तक ये बताएगा, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक क्या बताएगा भारतीय संविधान में, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार ये है, स्वतंत्रता का अधिकार। ऐसे ही आगे अभी मैं चर्चा करूंगा, ये प्रश्न आपका रखा गया है अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक। अनुच्छेद 19 से 22 तो आपका स्वतंत्रता हो गया, ठीक है। 23 से लेकर के आपका 23 और 24 ये एक प्रकार से क्या है, बलात् श्रम या फिर जो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। और इस 25 से लेकर के 28 तक क्या है बेटा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29-30 आपका अल्पसंख्यकों के लिए आप देखते हैं, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपके 6 अधिकार हो गए, 1 2 3 4 5 और 1 6। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है, ठीक है। ये चीजें समझेंगे तो उसमें से हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 19 से 22 वाला में स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। स्वतंत्रता के अधिकार की अगर बात की है बेटा तो इसमें शामिल क्या है, सबसे पहला है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में लिखा गया है। आप किसी से बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अनुच्छेद 19 का आ भारतीय संविधान में जो दिया गया वही प्रेस की स्वतंत्रता है। प्रेस वाले आप देखते हैं कई बार
और कहीं पर पहुंच करके क्या कर देते हैं, कहीं पर पहुंच करके भारतीय मतलब की जो है न्यूज वाले एंकर होते हैं, आपने देखा होगा न्यूज वाले एंकर जो होते हैं कहीं पर पहुंच करके क्या बोल देते भैया, क्या बोलते हैं न्यूज वाले एंकर, कभी कभी देखते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे, तुरंत ऐसे पहुंच जाएंगे, ले साहब आप क्या कहना चाहेंगे, किसी का पुत्र मरा हुआ है, मीडिया वाले पहुंचेंगे, आपका पुत्र मर गया, आपको कैसा फील हो रहा है, आपको इस समय कैसा लग रहा है, आपका जो है आपके पुत्र का देहांत हो गया है, ऐसे पूछेंगे मीडिया वाले। ये भी स्वतंत्रता उनको कौन देता है, यही अनुच्छेद 19 का ए जो होता है, प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता जो है यही देता है। इसी के तहत जो है जो मीडिया कर्मी होते हैं वो किसी से कोई बातचीत करते हैं, किसी से कोई चीज पूछते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि भाई किस तरीके से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मीडिया की स्वतंत्रता यानी प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के ए में ही बताई गई। आप बोलने की स्वतंत्रता, आप किसी भी मुद्दे पर बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा ना बोली जिससे सामने वाले को ठेस पहुंचे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। किसी की भावना आहत ना हो, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता। दूसरी, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार आपको दिया गया है, आप शांतिपूर्ण तरीके से सभा स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। शांतिपूर्ण तरीके से आप क्या कर सकते हैं बेटा, सभा स्थापित कर सकते हैं। सभा माने क्या होता है, जैसे आप कहीं पर भी सभा स्थापित कर सकते हैं। सभा माने क्या होता है, सभा माने क्या होता है, कहीं पर आप कोई संगठन या सभा स्थापित कर सकते हैं। आप सभा स्थापित करके, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप संगठन या संघ बना सकते हो, ठीक है, संगठन और संघ बनाने का अधिकार आपको है। इसके अलावा भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार आपको दिया गया है, आप भारत में के किसी भी कोने में जाकर के घूम सकते हो, ठीक है। जैसे अभी हमारा जम्मू कश्मीर का टिकट था माता वैष्णो जी का, लेकिन जो है वहां पर इतना भीषण नरसंहार हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है, तो टिकट कैंसिल हो गया है। बहुत बहुत जो है एक प्रकार से धन्यवाद, हालांकि वो 400-500 रुपए और जो है एक्स्ट्रा लग रहे हैं। अगला फिर टिकट हुआ है अक्टूबर में जाकर के, वैसे अक्टूबर में मेरा टिकट हो गया है, लेकिन बड़ी उस समय व्यस्तता रहती है। लेकिन माता रानी, अब जब चीजें हो चुकी टिकट, तो फिर वापस करना भी अच्छा नहीं लगता, भाई अब जाना है तो जाना है, जब उनके नाम पर जो चीजें हो गई। लेकिन क्या होता है कि भाई अब देखिए वहां पर कितना जनधन हानि हो रही है, लैंडस्लाइड हो रही है। क्योंकि भाई देखो, जब आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे, प्रकृति के साथ, प्रकृति के ऊपर चढ़ के बैठोगे, तो प्रकृति इलिमिनेशन करती, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर्यावरण पारिस्थितिकी में हम यही चीज समझाते हैं कि भाई पारिस्थितिकी जो पर्यावरण है वो आपको एक प्रकार से प्रभावित करता है और आपसे प्रभावित भी होता है, तो आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब लोग मनुष्य उस पर हावी होने लगता है, मनुष्य सोचता है कि ये पर्वत पहाड़ क्या है, नदियां क्या हैं, इन सब पर मैंने विजय प्राप्त कर ली है, तो ये कभी नहीं हो सकता है। प्राकृतिक शक्तियों पर मनुष्य जीवन में भी कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता। प्राकृतिक शक्तियां सर्वोपरि होती हैं, उनके आगे किसी की नहीं चलती है बेटा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो कभी भी घमंड मत करिए किसी भी चीज का, क्षण भंगुर है, कब नष्ट हो जाए कुछ पता नहीं, कब भूकंप आ जाए, पूरी पृथ्वी तहस नहस हो जाए, कुछ पता आता नहीं है। आप एक गोले पर मात्र एक तिल के समान हो, आप एक तिनके के समान भी नहीं हो पृथ्वी पर। पृथ्वी पर आप केवल जीव मात्र हो। खगोल मंडल पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, उस ब्रह्मांड में मात्र एक रत्ती की भांति, एक सुई की नोक की बराबर पृथ्वी है अपनी, और उस पर हम लोग ऐसे महीन महीन कीड़े रह रहे हैं। अब आप सोचो, पूरे ब्रह्मांड में जो पृथ्वी की एक प्रकार जो हैसियत है, पृथ्वी की जो एक प्रकार से जो वर्चस्व है, वो कितना है, मात्र एक रत्ती भर, पाई भर है, सुई की नोक के बराबर है। उस सुई की नोक पर हम जैसे पूरा अमेरिका, भारत जो है, और रूस, चाइना सब रह रहे हैं, ठीक है। तो परमाणु बम से भी, या फिर तमाम प्रकार इन सभी चीजों से भी ज्यादा एक प्रकार से पावरफुल होता है जो प्राकृतिक कोप होता है, वो सब नष्ट कर देता है। वो कब क्या हो जाए, प्रलय आ जाए। आप देखते प्रलय की अवधारणा हमारे धर्म ग्रंथों में, सनातन धर्म में तमाम चीजें बताई गई, प्रलय कैसे आती है, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। जलमग्न कैसे होती है, तो जो समुद्र का जल होता है पूरी पृथ्वी पर छोप लेता है, जलमग्न हो गई पृथ्वी, फिर से जीवों का विकास होता है, फिर से आगे बढ़ता प्रोसेस, ये सब चीजें हैं। भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार आपको है, किसी भी व्यवसाय या किसी भी पेशा को अपनाने का अधिकार है। आप भैया मन कहे तो आप चप्पल सियो, मोची का काम करो, आप मन कहे तो रेस्टोरेंट खोलो, मन कहे आप नाई का काम करो, किसी का बाल काटो, मन कहे आप जो है कोई यूट्यूब चैनल बना करके पढ़ाने लगो, और मन कहे आप किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाओ, जो मन में आए आप वो कर सकते हो। यानी कि आप ऐसा कोई वैध काम करिए, अवैध काम नहीं। अवैध काम करने के लिए संविधान आपको आदेश नहीं देता, आपको वैध काम जो संविधान के दायरे में रहकर के आपको करना सिखाता है, वो आपको काम करना है। यानी कि आप हमेशा एक प्रकार से ईमानदारी से काम करें, और भारतीय संविधान या जो भारतीय नियम कायदा उसके तहत काम करेंगे, तो आपको ये अधिकार है। अन्यथा अगर आप इससे दायरे से बाहर जाएंगे तो आप पर दंड का प्रावधान भी है। इसके अलावा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 में क्या, ये अनुच्छेद 19 में ही सारी चीजें बताई गई है। अनुच्छेद 21 तथा
अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति स्वतंत्र है अपने आप में, उस पर कोई किसी का दबाव नहीं है। ठीक है। 21 ये भी कहता है कि इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है। अब इसको लेकर के कभी कभी माता पिता को लेकर के बच्चे बोलते हैं कि हमारे पिताजी हमको, हम स्वतंत्र नहीं, हमको दबाव डालते। तो आपके पिताजी आपके गार्जियन है, वो दबाव डाल सकते हैं। तो आप कहो कि हमको स्वतंत्रता चाहिए अपने पप्पा से, अपने अम्मा से स्वतंत्रता चाहिए, अपने भैया से चाहिए, बड़े भैया से, जिनको आपने पाल पोस करके, जिन्होंने आपको बड़ा किया। आपके माता पिता आपको इतने छोटे से लेकर के इतने बड़े किए हैं, और आप जब आप कमाने लगे हो तो उनका रिस्पेक्ट नहीं करते हो, उनको छोड़ करके कहीं अलग चले जाते हो, या फिर उनके खिलाफ आप रणनीति बनाने लगते हो, या उनको बोलते हो कि आप आपसे आगे चाहिए, आपको जानते नहीं, उनको डांटते हो। ये चीजें नहीं करनी होती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और गिरफ्तारी पर सुरक्षा, ऐसे मानते पुलिस आपको गिरफ्तार करने आए तो उससे आप तमाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आर्टिकल 22 में बात बताई गई है। यह अधिकार लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे। 8वां प्रश्न है, विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि विधि यानी कानून, विधि माने क्या होता है? कानून, समक्ष माने सामने, समानता माने सामने, यानी कानून की नजर में सब बराबर, चाहे राजा हुए, चाहे वो एक प्रकार से प्रजा हुए, चाहे भिखारी हुए, ओकरे लिए कानून के नजर में सब बराबर हो, क्यों बड़ा छोट नाई हो, चाहे आप बहुत बड़ा तोप हो, बहुत पैसा धरे हो, संविधान नहीं देखे कि तोरे बहुत अमीर हो या तू बहुत बड़े पद पे हो, वो सब नहीं देखता है। संविधान कहता है कि आप चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य, चाहे शूद्र है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, किसी भी आधार पर किसी में कोई भेदभाव ही नहीं किया जाएगा। कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब बराबर हो, कोई छोटा नहीं ना कोई बड़ा नहीं, सब बराबर है, सब एकदम से। इसमें अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद अनुच्छेद 14 में ही पूरी बातें बताई गई। वैसे अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार बताया गया है, उसी में अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता की बात करी गई है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। 14 में क्या कहा गया है? सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि सभी व्यक्ति कानून की नजरों में समान है। अगर आप एक 302 का मुकदमा आप पे लगता है और आप बहुत गरीब हो, और एक 302 का मुकदमा किसी अमीर पर लगता है जो किसके पास बहुत पैसा, करोड़ों में धन है, जिसको चाहे वो ब्राह्मण चाहे क्षत्रिय है, तो ऐसा नहीं होगा कि ब्राह्मण को कम सजा मिलेगी, क्षत्रिय को ज्यादा मिलेगी, या वैश्य को कम मिलेगी, शूद्र को ज्यादा मिलेगी। सभी को बराबर सजा मिलेगी, किसी भी एक दंड के लिए उतनी ही सजा मिलेगी जितनी एक वैश्य को मिलेगी, उतनी ही एक शूद्र को मिलेगी। ये तो बात। दूसरी बात, आप चाहे अमीर हो, आप 1 करोड़ रुपया कमाते हो प्रतिमाह, आपको भी उतनी सजा मिलेगी। 302 करेंगे तो चाहे कितने भी बड़े भूप हो आपको एक प्रकार से कानून आपको रगड़ेगा, आपको कानून अंदर करेगा, पुलिस आपको पकड़ करके ले जाएगी और आपको अंदर बंद करेगी, आप पर धाराएं चलाएगी। आप जो सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, कितने बड़ी कोर्ट में आप जाएं, लेकिन जो न्याय होगा वो कोर्ट करेगी, भारत की अदालत, वो एक प्रकार से आपका न्याय करेगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है, पहली बात। दूसरी बात, 15 अनुच्छेद कहता है कि धर्म, यानी कि आप किसी भी धर्म के, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, किसी प्रकार कोई भेदभाव किसी में नहीं किया जाएगा। जाति, यानी आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुछ भी आप है, कोई भी जाति का है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिंग, आप महिला हो कि पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, कोई मतलब नहीं सरकार को, सरकार सबको एक निगाह से देखेगी। जन्म स्थान, आप जो है आप जम्मू कश्मीर पैदा हो, उत्तर प्रदेश में पैदा हो, या दक्षिण भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु, या फिर पूर्वांचल में आप असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, कहीं पर, या गुजरात, पूरब में चले गुजरात, या आप जो है क्या नाम है महाराष्ट्र और यहाँ पर पैदा हुए हो, गोवा में, इसे इसका मतलब नहीं कि आप केरल में पैदा हुए हैं, बहुत पढ़े लिखे हो गए, या फिर जो है साक्षरता ज्यादा तो आपको रियायत मिलेगी, कुछ नहीं। सब भारत के किसी भी राज्य, भारत की कन्या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कोने कोने से जहां पर भी कोई भारत का नागरिक रहता है, सबको किसी प्रकार कोई भेदभाव किसी व्यक्ति में नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 ये कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, आप करिया हो एकदम से कोयला जैसे, आप एकदम से गुरहार एकदम से महक रहे हो, आपसे शरीर से सुगंध आ रही है, आपके शरीर से बदबू आ रही है, कानून के नजर में कोई बदबू और कोई एक प्रकार से मायने रखता करिया गुरहार कुछ नहीं, जो हो सब समान हो। भारतीय संविधान यही अधिकार, समानता का अधिकार है। धर्म, जाति, लिंग, स्थान, प्रजाति, जन्म स्थान, किसी आधार पर कोई भेदभाव किसी में नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15 यह कहता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है बेटा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 कहता है, अनुच्छेद 16 कहता है कि सार्वजनिक नौकरी में समान अवसर दिया जाएगा। सार्वजनिक नौकरी मतलब क्या होता है? यानी लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लिखा क्या है संविधान में? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। इसको मैंने सरल करके इसलिए लिख दिया है कि सार्वजनिक नौकरियां, जो सरकारी नौकरियां होती हैं, उनमें अगर आपका दाखिला लिया जाएगा, उसमें आपको एडमिशन, मतलब की सरकारी नौकरी आपको मिलने लगेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव आपसे नहीं किया जाएगा। इसका एक ही एक प्रकार से ज्वलंत मुद्दा है आरक्षण वाला। आरक्षण वाला मुद्दा जो है, इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन माने क्या होता है
इसका एक प्रकार से क्या अपवाद के रूप में आता है। यानी कि जो एक प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था मेरे हिसाब से अब जो है जिस हिसाब से आरक्षण दिया था उस हिसाब से नहीं। जो व्यक्ति गरीब हैं, बहुत सारे ऐसे दलित व्यक्ति हैं, गरीब हैं, वो आरक्षण का फायदा भी नहीं ले पाते हैं, उनके लिए और अलग से ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। जो व्यक्ति पीछे हैं, बहुत सारे ब्राह्मण के बच्चे भी नहीं पढ़ पाते हैं, फांसी लगा के मर जाते हैं, वो पढ़ने नहीं पाते, पढ़ने जाते हैं बेचारे, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो पढ़ पाए। वो एक प्रकार से उनके लिए ही आप सरकार को करना चाहिए कि भाई अब देखो नौकरी की तैयारी भी व्यक्ति करता है, आरक्षण तो छोड़ दो, नौकरी की तैयारी व्यक्ति कर रहा है, उसको भी धरना दे रहा है। आजकल टीचर को और स्टूडेंट को भी धरना देना पड़ रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में जाकर के टीचर पर मार पड़, लाठियां पड़ रही हैं, क्या आप धरना क्यों दे रहे हो? या फिर जो भी मुद्दा हो, मुझे उतना जानकारी नहीं है, लेकिन जब ऐसे होता टीचर्स पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप होता है, हमारे एसएससी के बच्चे जो बेचारे दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं, दिन में एक रोटी खाते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए मम्मी पापा का जब फोन जाता है कि बेटा कितना पढ़े, वो नहीं बताते हैं कि भाई उन्होंने बताया कि पूरा दिन मम्मी पापा मैंने पढ़ा है, पढ़ाई करी है। वो ये नहीं सोचते हैं कि मेरी शरीर क्या हो जाएगी। बेचारे दिन रात दौड़ते हैं, जिनको किसमें जाना दौड़ निकालते हैं, ये करते दिन भर जो है उसमें रीजनिंग में, मैथ में, इसी में घुसे रहते हैं, अपना पूरा लाइफ उसमें चौपट कर दे, अपनी पूरी जो युवा अवस्था उसी में गला दे रहे हैं कि नौकरी मिल जाएगी, शादी बढ़िया हो जाएगी, शादी हो जाएगी, अपन आराम से जीवन सुखी से जिएंगे, कुछ रुपया सरकार की तरफ से मिले लगेगा, काम करेंगे और जो है हमको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन वह बच्चा एक प्रकार जब उसके पीठ पर लाठियां पड़ती हैं तो यहाँ पर कष्ट होता है, सीने में दर्द होता है। बेटा ये बात आप ध्यान रखिएगा, हम भी उस दौर से गुजरे हैं, हमने भी पढ़ाई करी है, बड़ी मेहनत लगती है पढ़ाई करने में। मैंने 4 साल तैयारी करी है, पेपर भले ही 1 महीना दे पाया हूँ, कोरोना काल आ चुका था, पेपर मैंने नहीं दिया, और जो भी पेपर दिया वो क्लियर किया है, रिकॉर्ड रहा है। मैंने बीएचयू का एंट्रेंस दिया पहली बार, मैंने उसको निकाला। मैंने एनडीए का पेपर दिया था, उसको शायद मैं उसका रिजल्ट ही देखने नहीं गया, क्योंकि मुझे पहले से जो है पता चल गया था कि उसमें शायद उसमें क्या नाम है जो है इंग्लिश मेरी वीक थी बहुत ज्यादा, तो इंग्लिश में मेरा नहीं होगा, इसीलिए मैं, चूंकि लोगों ने कहा कि भाई आगे जाएंगे, लेकिन मैं मैथ का पूरा लगभग मैं करके आया था उस समय। आप भी उस आर्डिक का या क्वेश्चन जो भी था, त्रिकोणमिति से लेकर के सब कुछ, इंटर में मेरा मैथ बहुत तेज था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मेरी बहुत स्ट्रांग थी शुरुआत में ही। आज भी है, कोई ऐसा बात नहीं कि आज भी मेरी मैथ कमजोर है, मैं इंटर तक मैथ से पढ़ा हूँ, 1 साल बीएससी भी मैंने की है। तो लेकिन बीएससी मुझे नहीं अच्छी लगी, मैंने फिर बीए कर लिया, बीएससी को छोड़ दिया 1 साल करके। कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे जो बच्चा एक प्रकार से मेहनत कर रहा है, इतनी दिन रात मेहनत करता है। फिर मैंने पॉलिटेक्निक का पेपर कक्षा 12 में ही दिया था, उसको क्लियर कर दिया था। पॉलिटेक्निक नहीं किया मैंने कहा, लोगों ने कहा कि भाई उसमें कितनी नौकरी, कितना पैसा पा जाओगे, 14-15 हजार रुपये नौकरी मिलेगी। मैंने कहा भाई नौकरी इतना नहीं करनी, पहले शुरुआत में था कि इंजीनियर बनना तो भाई पॉलिटेक्निक कर लो, यही चीजें बताई जाती थी गाँव में, और बीटेक वूटेक करने की हैसियत नहीं थी हमारी, तमाम सारी चीजें होती बेटा। तो ये चीजें हैं, जो बच्चे कमजोर हैं देखा जाए। अब ये क्या है कि आरक्षण, अब भाई इसको क्या किया, पहले दलितों को मिला, अब तब तक ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग आ गया, अभी अब हमको भी आरक्षण चाहिए, उनको भी मिला। सवर्ण समाज आ गया कि भाई हमको भी चाहिए आजादी, मतलब कि हम आजादी बोल रहा हूँ, हमको भी चाहिए आरक्षण। तो अब क्या हुआ, उनको भी 10% का आरक्षण दे दिया गया, वो क्या नाम है उसका। तो इस तरीके से आरक्षण से बढ़ता जाएगा। तो जो आरक्षण ही सबको दे देना है, तो क्यों ना सबको एक समान ही कर दिया जाए, या आरक्षण की व्यवस्था जिसके पास पैसा नहीं, जो व्यक्ति गरीब, जिनके मम्मी पापा की आय बहुत कम है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए व्यवस्था की जाए, ताकि वो एक प्रकार से पढ़ सके, उनके लिए कुछ अलग से व्यवस्था की जाए। ये आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण व्यवस्था में आरक्षण खत्म ना हो, आरक्षण में सुधार किया जाए। इस तरीके से आप आरक्षण को कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ अनुच्छेद 16 एक प्रकार से ये बात कहता है कि भाई सभी लोग समान हैं, लेकिन यहाँ पर वही चीज मतलब कि वो आरक्षण वाला मुद्दा जो है अपवाद बन जाता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत यानी अनटचबिलिटी, छुआछूत जिसको कहते हैं अंग्रेजी में अनटचबिलिटी। अन माने नहीं, टच माने छूना, बिलिटी माने एक प्रकार से प्रक्रिया कोई हो सकती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब कोई पहले क्या होता था कि जो उच्च जाति के लोग थे उनको जब स्पर्श भी नहीं कर सकते थे, या फिर उनकी खटिया पे नहीं बैठते थे जो शूद्र लोग होते थे, ऐसा कुछ प्रावधान या ऐसा कुछ जो है प्रक्रिया, ऐसा चीजें थी पहले, ठीक है। उनके यहाँ पर लोग खाना नहीं खाते थे, इस तरह जो कुछ ऐसे काम करते थे। लेकिन आज क्या है, आपको ऐसा कोई दुत्कार नहीं सकता कि भाई आप हमको ना छुओ, हमको ये ना करो, ये कुछ नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि हमको मत छुओ, हमारी खटिया पे ना बैठो। लेकिन हाँ ये है क्योंकि उसकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो आप उस पर जाकर के अगर बैठेंगे जबरदस्ती खटिया में बैठेंगे क्या कर लोगे, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है आपको, ठीक है। लेकिन अगर एक सार्वजनिक सभाओं में ऐसा होता है कि भाई आप इस जाति से हो इसलिए आप यहाँ पर मेरे बगल में नहीं बैठ सकते, ये सरासर अपराध होता है, जिसके पक्ष में बिल्कुल भी कोई नहीं रहेगा। तो इसलिए संविधान में क्या कर दिया गया, पहले जो प्रावधान था, पहले तमाम प्रावधान था, अस्पृश्यता अनटचबिलिटी को यहीं से खत्म कर दिया। अनुच्छेद 17 कहता है
किसी प्रकार का कोई छुआछूत अब नहीं बचेगा। ठीक है, मेरी बातें अगर किसी को बुरी लग रही हो बेटा तो हाथ जोड़ करके उससे क्षमा मांग रहा हूँ। ये बात ध्यान रखिएगा, मैं बुरी बातें नहीं बोलता हूँ, जो वास्तविक में चीजें हैं उसको मैं बता रहा हूँ आपको। पढ़ाना है तो चीजों को आपको खोल करके समझाना पड़ेगा, और उस समझाने में अगर किसी की भावना आहत हो रही है तो मैं माफी चाहूंगा बेटा, क्योंकि जब भी आप अपने जो एक प्रकार से वास्तविक में जो हो उसको छोड़ करके क्लास लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का, टाइटल्स का, यानी जो उपाधि वगैरह, उपाधि मतलब जैसे राजा धीराज, परम भट्टारक, महाराजा धीराज, इतने बड़े महाराजा आ रहे हैं, पहले खूब महाराज, ये राजा, ये कुंवर, वो दुनिया भर की उपाधि सब खत्म, एक झटके हमारे सब साफ, उपाधियों का अंत कर दिया गया। अनुच्छेद 18, कोई टाइटल नहीं रख सकता। राष्ट्रपति, हाँ, राष्ट्रपति अगर आपको देता है अधिकार, राष्ट्रपति कहता है कि बेटा आपको ये अधिकार है, आपको चूंकि आपने इतना टैलेंट है, आपने इतना मेहनत किया है किसी मुद्दे के लिए, तो आपको मैं कोई उपहार दूंगा, जैसे पद्म श्री, पद्म भूषण या कोई भी जो आपका जो सम्मान है वो सम्मान राष्ट्रपति देगा, तो राष्ट्रपति का सम्मान आप लिख सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक समय की बात है, मैं इस समय कानपुर में ही पढ़ रहा था, उस समय मैं फेसबुक में चला रहा था, फेसबुक पे मैंने लिख दिया था आचार्य शिवम शुक्ल। आचार्य शिवम शुक्ल, उस समय मुझे आचार्य के मतलब नहीं पता था, तो थोड़ा सा पूजा पाठ करवाना मुझे आ गया था, शुरुआत से ही क्लास 10th से ही आ गया था, तो हमने आचार्य लिखना शुरू कर दिया अपने नाम के आगे। एक ठो बढ़िया से कुर्ता धोती में बढ़िया फोटो खींचन, और उसके बाद में स्टेटस ऊपर डालन और आचार्य शिवम शुक्ल मैंने लिख दिया। और जब उसके अंदर मैंने संविधान को पढ़ा, संविधान के पढ़ने का जब मैंने ये पॉइंट पढ़ा उपाधियों का अंत, तो उपाधियां, जो उपाधि आपको वैध मिली भी नहीं है, आचार्य की एक उपाधि होती है, और उपाधि हमको मिली नहीं थी। अभी मैं लिखने लगूं, यहाँ पर मैं पीएचडी नहीं किया हूं, और मैं लिखने लगूं कि डॉक्टर शिवम शुक्ला, प्रोफेसर शिवम शुक्ला, ये अपराधी ही तो है, क्योंकि आप मेरे पास एक कोई वैधता नहीं है, वैलिड कोई ये नहीं कि मैं पीएचडी किया हूं, तो पीएचडी करोगे तभी डॉक्टर लगेगा आगे नाम के, तो पीएचडी करूंगा तो डॉक्टर शिवम शुक्ला लिखा रहेगा, बाई डॉक्टर शुक्ला सर या बाई डॉक्टर शिवम शुक्ला सर। ठीक है, नेट का पेपर देंगे, आने वाले समय में देंगे इस तरीके से, क्योंकि मुझे देने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं दूंगा, चूंकि देने का तमाम मौजा है, चूंकि मैं दूंगा तो एक आप लोगों को ये लगेगा कि हाँ गुरुजी ने हमारे लिए एक प्रकार से मेहनत की है, मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करूंगा। मैं वैसे एक जो है जितनी प्रोफेसर की डिग्री होती है उससे कहीं अधिक मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, एक टीचर या प्रोफेसर कॉलेज के टीचर से ज्यादा कहीं ना कहीं पे मेहनत करता हूँ आपके लिए पढ़ाने के लिए, और शिक्षा के क्षेत्र में बीए में शुक्ला पॉइंट के द्वारा जो मेहनत की जा रही है वो आपके लिए सराहनीय है, आप उसको माने या ना माने। उपाधियों का तो वैसे आप मानते हैं, बहुत सारे बच्चे सब बहुत प्रेम करते हो आप लोग, बड़ा अच्छा लगता है। उपाधि माने क्या होता है, टाइटल वगैरह सब खत्म कर दिया जाएगा, आप कोई नहीं रखेगा, भारतीय संविधान में लिखा है। यह अधिकार समाज में न्याय और समरसता स्थापित करता है, ना किसी को बड़ा ना किसी को छोटा मानता है। भारतीय लोकतंत्र की असली शक्ति समानता में निहित है, ये बात आप ध्यान रखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। समझने का प्रयास करते हैं, राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं, राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियों का एक प्रकार से वो मिला हुआ है। कौन कौन से आपातकालीन शक्तियां हैं? 3 शक्तियां इनको मिली राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के द्वारा, आपातकालीन शक्तियां देता है। पहला है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 जो होता है बेटा, ये क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है वो कर सकता है। नेशनल इमरजेंसी, इमरजेंसी 1976 में इंदिरा गांधी के दौर में जो है एक प्रकार से 75-76 में शुरू हुआ था। इसमें क्या होता है कि भाई देश में किसी भी सरकार या किसी भी बात को नहीं सुना जाता है। इमरजेंसी में होता यह है कि भाई जो है उस समय सरकार एकदम से फुलफार्म में हो जाता है, और उस समय कोई भी धरना वरना आप दे रहे तो आपको तुरंत अंदर कर दिया जाएगा मारपीट करके। ठीक है, जयप्रकाश जेपी नारायण जी को आप जानते होंगे, उनको भी बंद कर दिया गया था इसी दौरान। बहुत बड़े नेता थे जेपी, उनके नाम पर बिहार में यूनिवर्सिटी चलती है, आपको पता होगा, जेपी यूनिवर्सिटी। बहुत बड़े नेता थे वो। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय चल रहा है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, इन सभी का जो नाम रखा गया, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया, ठीक है, या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये सब नाम बहुत बड़े बड़े नाम हैं। इन सभी लोगों ने आपके देश के लिए बहुत काम किया है। चौधरी चरण सिंह मेरठ में पढ़ती विश्वविद्यालय, तो चौधरी चरण सिंह एक नाम है, उनका नाम जो भारतीय मतलब भारतीयता के लिए बहुत किया उन्होंने। ठीक है, ऐसे ही आप देखते प्रोफेसर रज्जू भैया भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो उन्होंने भी काम किया। ऐसे तमाम प्रकार के लोग हैं जिन्होंने बहुत अपने हर एक क्षेत्र में कुछ महारत हासिल की, इसलिए उनके नाम पर यूनिवर्सिटी वगैरह खुली है। यूनिवर्सिटी के अंदर में आप जाएंगे, तमाम प्रकार के छात्रावास होंगे, तो जैसे तमाम छात्रावास होंगे, तमाम नाम लिखा रहेगा फलाने छात्रावास, तो उनका नाम लिखा रहता है।
तो नाम भी बड़ा एक प्रकार से सम्माननीय नाम होता तभी लिखा जाता है किसी भी चीज पर। ठीक है, तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए है और राष्ट्रपति को शासन। राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। उस समय जो है मौलिक अधिकार सब हनन हो जाए, सब मौलिक अधिकार नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक दो मौलिक अधिकार बचता है, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। जैसे मान लेते होता क्या है कि यहाँ पर जैसे मान लेते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में मान लेते हैं या फिर पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में अभी मान लेते हैं कि पश्चिम बंगाल राज्य में, ठीक है, कोई प्रदेश में पश्चिम बंगाल में कुछ ना चल रहा हो, यानी कि सिस्टम सही तरीके से ना चल रहा हो। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल जो है वो मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी के लिए या राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखता है कि पश्चिम बंगाल में शासन सही तरीके से नहीं चल रहा है, शासन सत्ता सही तरीके से नहीं चल रही है, या शासन में कुछ गड़बड़ी है, यहाँ पर जो है मारपीट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, संसद मतलब विधानसभा का सत्र सही से नहीं चल रहा है, या जो है विधायक सही तरीके से रुष्ट है, या कुछ भी मामला है, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखेगा, या और भी थोड़ा मामला हो सकता है, बताएगा कि ऐसी सी बात है। जब संसद का सत्र ना चल रहा हो या विधानसभा का सत्र ना चल रहा हो, तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है, 356 में राष्ट्रीय जो है राष्ट्रपति शासन की बात करी गई है। यहाँ पर राष्ट्रपति जो होता है फुल फॉर्म में हो जाता है और मुख्यमंत्री जो राज्य का होता है वो हट जाता है। मुख्यमंत्री जब तक चुनाव नहीं होता तब तक वो शासन नहीं करता है, वो राष्ट्रपति शासन करता डायरेक्ट। राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के इशारों पर काम कौन करेगा? राज्यपाल वहां का एकदम से मुख्यमंत्री के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो ये होता है राज्य का, ये एक प्रकार से आपका होता है 356 राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन। और 360 जो अनुच्छेद है ये भी एक शक्ति देता है। कौन सी शक्ति? वित्तीय आपातकाल, जो अभी तक एक प्रकार से नहीं लागू हुआ है। राष्ट्रपति शासन कई बार लागू हो चुका है। वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, मान लेते हैं कोरोना के समय में अभी पैसा रुपया बहुत कम पड़ जाता है, या पैसे में थोड़ी सी पैसा नहीं मिल पाता, ठीक है, कुछ ऐसा चीज हो जाता है जिससे एक प्रकार से हम खंग जाते हैं। खंग मतलब कि क्या होता है? बहुत पैसे नहीं रह जाते हमारे पास, देश दिवालिया हो जाता है या पैसे नहीं बचते देश के पास, तो ऐसे में क्या कर सकते थे? वित्तीय आपातकाल, यानी कि वित्तीय आपातकाल में आपकी संपत्ति पर आपका अधिकार नहीं होगा। ऐसा कभी लागू नहीं हुआ है तो इसका प्रावधान पूरा अभी तक पता भी नहीं है सभी को, लेकिन वित्तीय आपातकाल का मतलब ये होता है कि भाई वित्तीय आपातकाल में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो अभी तक भारत में नहीं लागू हुआ है, भगवान न करे कभी लागू हो। ठीक है, ये तीन प्रकार की शक्तियां कौन कौन सी? 352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति शासन, सॉरी राष्ट्रीय आपातकाल, और 356 में राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्तीय आपातकाल की जो है प्रावधान इसके पास, मतलब राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं। इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद और राज्यों की शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है। हालांकि इन शक्तियों का प्रयोग संसद की मंजूरी से ही होता है। संसद माने कि क्या? जो संसद में लोकसभा और राज्यसभा है उसमें पास होता है तभी मंजूरी होती है। राष्ट्रपति अपने मन से कुछ नहीं करता है, राष्ट्रपति बस एक मोहरा होता है, बाकी संसद का सत्र ही सब डिसाइड करता है। ठीक है, यह प्रावधान भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए बनाया गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने 9वां नंबर क्वेश्चन देख लिया। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, निर्वाचन आयोग की भूमिका, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका होती है बेटा? निर्वाचन आयोग की भूमिका सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीजों को समझा रहा हूँ। ऐसा लेक्चर आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसे आगे आपको मिलता रहेगा चीजें। ठीक है, चलिए, निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है बेटा। ठीक है, स्वतंत्र संवैधानिक मतलब कि इस पर किसी का कोई दबाव नहीं, किसी भी पार्टी का, किसी भी सरकार का, लोकतंत्र मतलब कि इसका जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सभी का कोई दबाव नहीं है इसमें, व्यवस्थापिका का कोई दबाव नहीं, संसद का दबाव नहीं है इस पर, स्वतंत्र है, ये चुनाव करवाती है। निर्वाचन आयोग क्या करती है? चुनाव करवाती है। निर्वाचन आयोग बोलो या चुनाव आयोग भी इसी को बोल सकते हैं, इलेक्टोरल कमीशन कह सकते हैं। अनुच्छेद 324 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 में इसका प्रावधान किया गया है, इसके बारे में बताया गया। निर्वाचन आयोग भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, उसका पूरा प्रावधान किया गया है। इसमें क्या होता है बेटा? निर्वाचन आयोग में मुख्य एक होता है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, आयुक्त। ठीक है, और इसकी सलाह के लिए, इसकी जो है इसको एक प्रकार से अच्छे तरीके से काम करने के लिए दो जो है ये एक प्रकार से इसके क्या होते हैं? अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, तीन लोग होते हैं, ये तीन लोग एक प्रकार से मुखिया होते हैं, हेड होते हैं। ठीक है, और तीनों की बहुमत से ही चीजें पास होती है, निर्णय लिया जाते हैं। ये मुख्य होता है और दो उसके सलाह के लिए होते हैं, दो उसके जो है कामकाज को अच्छे तरीके से समझने के लिए। इसकी मुख्य भूमिका क्या है निर्वाचन आयोग की? लोकसभा, राज्यसभा यानी कि संसदीय का चुनाव हो गया, जैसे कि जो ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम सुना होगा, या आपने सांसदीय का चुनाव सुना होगा। तो जब मोदी जी का चुनाव होता है लोकसभा का, तो लोकसभा का चुनाव नहीं, सांसद वाला चुनाव वो करवाना, राज्यसभा वाला चुनाव करवाना, विधानसभा ने विधायकी का चुनाव करवाना, एमएलए एमएलसी का चुनाव करवाना, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये सभी चुनाव जो है कौन करवाता है?
निर्वाचन आयोग के द्वारा सारे चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। दूसरी बात है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भी इसकी बड़ी भूमिका होती है। किसकी? निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग ही पूरा चुनाव निष्पक्षता के साथ करवाता है, किसी भी पार्टी का कोई दबाव उस पर नहीं रहता है। तीसरी बात है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण कराना, यानी कोई पार्टी जो है वो पार्टी का दर्जा लेना चाहती है, कोई पार्टी क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसको लेना है, या राष्ट्रीय पार्टी उसका जो पुष्प या जो चुनाव चिन्ह देना हो गया, चुनाव अच्छे तरीके से करवाना हो गया, चुनाव में कोई गड़बड़ी आ गई तो उसका निपटारा कौन करेगा, उसका समाधान कौन करेगा, सब चुनाव आयोग करेगा। चौथी बात, आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना। मतलब कि क्या होता है कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब क्या होता है? आचार संहिता। मतलब जैसे चुनाव से पहले आप देखते हैं 4-5 दिन पहले वोट डलने से, जिस दिन वोट पड़ने होता है उससे 2-3 दिन पहले से आचार संहिता लग जाती है, ताकि जो है उस समय धारा 300 मतलब कि धारा 144 के रूप में उसमें पत्ता नहीं बन सकता, कोई 4-5 व्यक्ति इकट्ठा नहीं होते हैं, नेता मंत्री का चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो जाता है, जितने पोस्टर वोस्टर लगवाए रहते हैं होल्डिंग सब तोड़ के फेंक दिए जाते हैं। ये सब चीजें आप सुने होंगे, देखे होंगे, ठीक है, तो वही चीजें हैं। निर्वाचन आयोग जो है क्या होता है बेटा? निर्वाचन आयोग जो होता है, निर्वाचन आयोग लोकतंत्र की क्या है? रीढ़ है, क्योंकि इसके बिना निष्पक्ष चुनाव असंभव होता है। यह संस्था लोकतंत्र को जीवित और मजबूत बनाती है, बात आप ध्यान रखेंगे। अगर चुनाव आयोग ना हो या चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ काम ना करे तो फिर लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए निष्पक्ष लोकतंत्र में निष्पक्ष जो है चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग की आवश्यकता होती है। ठीक है, बात ध्यान रखें। निर्वाचन आयोग लोकतंत्र की क्या रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि इसके बिना निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। अगर ये ना हो तो चुनाव एक प्रकार से हो ही ना, तो चुनाव में कोई दिक्कत आ जाए। इस तरीके से आप लोगों ने चीजों को समझा। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे विस्तार से। अगले वीडियो में हम आएंगे, अगला जो मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट 2 आएगा, उसमें हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो इसके हैं इसके बारे में दीर्घ उत्तरीय को समझेंगे, जिसमें हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति और विकास के कारण की विवेचना करेंगे, स्वदेशी आंदोलन का महत्व की विवेचना करेंगे, भारतीय संविधान की विशेषताएं समझेंगे, राज्य के नीति सिद्धांतों के बारे में बताएंगे, लोकसभा की विधायी शक्तियों की व्याख्या करेंगे, भारतीय राज्यों में मुख्यमंत्री की शक्तियों का परीक्षण करेंगे, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों की व्याख्या करेंगे, और भी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। और भी क्वेश्चन आपके हैं, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। आपको अगर हमारे साथ जुड़ना है या इन सभी का पीडीएफ प्राप्त कर लेना है, क्लास से पहले ही पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाती है। जिन बच्चों को पीडीएफ प्राप्त करना है 9161 93 60 62, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट्स के नेम, और आप किस सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर या प्रथम सेमेस्टर में है, थर्ड लिख देता क्या, फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आप हैं, एसएमएस कीजिएगा इस नंबर पर व्हाट्सएप पर। जैसे एसएमएस करेंगे आपके पास एक स्कैनर यानी क्यूआर कोड भेजेंगे, उस क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने होंगे। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हो, किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हो, अपने पापा से, भैया से, या किसी जो भी आपके आसपास हो उससे आप फीस जमा करवा सकते हैं। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ग्रुप आपका व्हाट्सएप का होगा, उसमें आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी। देखिए बहुत सारे बच्चे पूछते हैं गुरुजी एप्लीकेशन पे नहीं पढ़ाते हैं। बेटा देखिए एप्लीकेशन पे बहुत महंगी फीस रखनी पड़ती है, जीएसटी वगैरह प्लस में अलग से रखना पड़ेगा आपको, तमाम सारी चीजें होंगी। तो ऐसे में एक प्रकार से एप्लीकेशन में पढ़ाने फीस थोड़ी बढ़ जाएगी, फीस आपकी महंगी पड़ जाएगी, और ऐसे में बीए के बच्चे नहीं इतना अफोर्ड कर सकते। मुझे पता है कि आपके पास कितने पैसे होते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि 100 रुपए में सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाए, ठीक है। तो इसलिए आपको ग्रुप से जुड़ना है, व्हाट्सएप ग्रुप से लाइव क्लास मिलेगा, वहां पर वीडियो की जो है वीडियोस मिलेंगे। पीडीएफ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें पीडीएफ नोट्स, यानी कि जैसे मैं ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया हूं ऐसे ही तमाम पेपर आपके सॉल्व किए जाएंगे। मॉडल पेपर में सॉल्व करूंगा तो वो सब मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे मात्र 100 रुपए फीस में। यानी 100 रुपए फीस में आपको मॉडल पेपर, चैप्टर वाइज क्लास की पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर्स, मॉडल पेपर सब कुछ आपको मिलेंगे मात्र 100 रुपए में। केवल एक सब्जेक्ट का, पॉलिटिकल साइंस का नहीं बल्कि आपका जैसे सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, मां पाटेश्वरी बल्लामपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। वैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का सिलेबस थोड़ा सा चेंज है, उसमें पॉलिटिकल थियरी पढ़नी है, उसको मैं पढ़ा दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, उसका भी आपके पास कोर्स है। ऐसे ही तमाम प्रकार के और सब यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, महाराज सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, आपका जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, ठीक है, आजमगढ़ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजी प्यारी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, मासा कुंभारी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, ठीक है, एमजी प्यारी बरेली होगा आपका, साकुंभरी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी सब होगा। इन सभी का, और बिहार, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, जो भी आपका हिंदी भाषी प्रदेश है, उत्तराखंड, सभी के लिए मैं पढ़ाता हूं। तो जो बच्चे एक प्रकार जिनका पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट होगा उसको सेकंड सेमेस्टर वाला नोट्स आपको मिल जाएगा, तो परेशान नहीं होना है। वो सेकंड सेमेस्टर में जो पढ़ा है वो आपके फर्स्ट में है, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ सेकंड में आपके हो सकता है कुछ विश्वविद्यालय में, उसको लेकर घबराना नहीं है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
आप मेरे पास बताओगे आपकी हम इससे हैं, तो मैं अपने हिसाब से भेज दूंगा कि मैं आप यूनिवर्सिटी का नाम इसीलिए तो पूछते हैं, उसी हिसाब से आपके पास नोट्स हम सेंड करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। सब कुछ मिलेगा, केवल एक सब्जेक्ट का नहीं, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, अंग्रेजी, सभी का इस तरीके से नोट्स तैयार किया जाएगा। सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में। जिन बच्चों को जुड़ना तुरंत जुड़ जाए, देर मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए लिमिटेड ऑफर है, सब कुछ आपको मिलेगा। और हाँ, एक चीज और दिखा दूं आपको, तुरंत एसएमएस कीजिए इस नंबर पर। देखिए, ये मत सोचिए कि इसका केवल क्वेश्चन पेपर है इसलिए गुरुजी नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि समय हो गया है। ठीक है, बड़ी लंबी क्लास हो जाएगी। देखिए, चैप्टर मतलब ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति और विकास के कारणों की विवेचना कीजिए। देखिए, उत्तर मैंने आपके लिए नोट्स तैयार कर लिया है। नोट्स आपके लिए व्यवस्थित तरीके से तैयार है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे नोट्स तैयार कर लिए हैं। ये सब आपको पूरा पीडीएफ जो आपको दिख रहा है इतना जबरदस्त तरीके से, सब पूरा पीडीएफ आपके लिए तैयार कर दिया हूं मैं। पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी जब आप हमारे ग्रुप से जुड़ेंगे। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ में आपका जो आपका फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का जो होता है बेसिकली को करिकुलर कोर्स, उसके 10 प्रैक्टिस सेट, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साल फार्म में आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ नोट्स, उसके आंसर भी साथ में रहेंगे, आंसर के साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी रहेगा। सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 100 रुपए फीस में। जिन बच्चों को जुड़ना है तुरंत एसएमएस कीजिए, जुड़ जाइए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ठीक है, चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी विश्वविद्यालयों के लिए मैं आपके लिए पूरा जो है जानकारी बताता हूँ, सब कुछ आपको करवाता हूँ, तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नोट्स आपके लिए तैयार कर दिया हूँ कि आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप पीडीएफ खोल करके केवल पढ़ लें, या आप चाहें तो इसको लिख करके नोट बना सकते हैं, आप चाहें तो इसका पीडीएफ निकलवा करके पढ़ सकते हैं, जो भी आप चाहें। वैसे पीडीएफ निकलवाएंगे तो बड़ा लंबा आपका फोटो मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप चाहें तो इसको आप आराम से लिख करके पढ़ सकते हैं, या फिर आप चाहे नोट्स बना सकते हैं। ये नोट्स ना केवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपका एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, आईएसपी से सभी की में आप देखते हैं ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं आपको, तो बहुत अच्छा नोट्स आपके लिए तैयार किया जा रहा है। पूरा नोट्स आपका भारतीय संविधान का तैयार करके, भारतीय इंडियन नेशनल मूवमेंट का, पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट का, सब कुछ आपको मिलेगा। ऐसे ही आगे के भी सेमेस्टर में हम पढ़ाते रहेंगे, तो उसका भी फीस आपका 100 ही रुपए रहेगा, उससे महंगे नहीं जल्दी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।